Assalamu alaikum students. We are going to study chapter number 2 of Robbins Pathology, Inflammation and Repair. In this chapter, we will study inflammation first and then we will talk about repair. In today's lecture, I will introduce you to the inflammation, to the topic of inflammation. What is inflammation? What are the factors involved in it? What are its benefits or disadvantages? Some signs of inflammation, the types of inflammation, an overview of inflammation we are going to talk about in this lecture. So what is inflammation? इन्फ्लेमेशन को आम ज़बान में सूज जाना, स्वेलिंग, सोजिश हो जाना, इस तरह की टर्म्स यूज होती हैं. बट इन्फ्लेमेशन in pathological term is a defensive host response to foreign invaders and necrotic tissues, but it is itself capable of causing tissue damage. तो अगर इन पैथोलॉजी में हम इन्फ्लेमेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक डिफेंसिव होस्ट रिस्पॉन्स है, यानी कि आपकी बॉडी के डिफेंस के लिए ये मैकेनिज्म पूरा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है आपकी बॉडी को बचाने के लिए. आज तक आपने ये सुना कि इन्फ्लेमेशन हो गई तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और वहाँ पर आपको पेन है और स्वेलिंग है और इस तरह से दैट्स नॉट एन गुड काइंड ऑफ कंडीशन. तो उसके लिए यही ख्याल आता है कि ये एक बुरी चीज है, इन्फ्लेमेशन इज नॉट गुड फॉर द बॉडी. बट इन फैक्ट in pathology, in this chapter we are going to study that inflammation is basically a very good thing for your body. It's a very protective kind of response that is your body producing to protect you from foreign invaders. Foreign invaders में कोई भी microorganisms आ सकते हैं, बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह, इनको रोकने के लिए बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है. और नेक्रोसिस अगर हो रही है बॉडी में किसी जगह पर, मतलब एक तरह से द इन्फ्लेमेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी, जो आपकी बॉडी को ही प्रोटेक्ट करता है. लेकिन वही बात कि जो आपके पास आज तक आपने इसकी मैनिफेस्टेशन देखी है, उसमें तो लगता है कि जैसे ये इटसेल्फ इज अ डिजीज और इटसेल्फ इज एन अबनॉर्मैलिटी और इटसेल्फ डैमेजिंग द बॉडी. तो ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन में हमें तो बचा रही होती है, बट समटाइम्स और मोस्टली इट आल्सो कॉजेज द डैमेज टू ऑन बॉडीज टिश्यू. अपने ही बॉडी के टिश्यूज को ये जो है नुकसान भी पहुंचा सकती है. तो ये दोनों तरह से हो रहा होता है. इन्फ्लेमेशन आपके लिए फायदेमंद भी है और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है. So some components और हम कह लेंगे कुछ मेन फीचर्स जो कि इन्फ्लेमेशन के दौरान हो रहे होते हैं. There are some reactions occurring in your body during inflammation that are named as vascular reactions because of the vessels fluctuations. So भी आपकी blood vessels में आ रही होती हैं changes, and cellular response के जो cells आपकी बॉडी में मौजूद हैं. और अगर हमने यहाँ पर डिफेंस की बात की है तो हम इस पूरे टॉपिक में, पूरे इन्फ्लेमेशन जब भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम डिफेंसिव सेल्स जो आपकी बॉडी के हैं, यानी जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम बनाते हैं, उनकी बात करेंगे. वो उसमें आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है दे मेक द इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. और उनकी टाइप्स होती हैं बहुत सारी, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ये आपको रिकॉल करना जरूरी है क्योंकि हम आगे बहुत इन्हीं का जिक्र करने वाले हैं बार बार, बिकॉज दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लाइक मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स की फर्दर टाइप्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स. इन ग्रेन्युलोसाइट्स यानी जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनमें आती हैं 3 फर्दर टाइप्स ऑफ WBCs: न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड eosinophils. So these 5 types of WBCs are actively involved in the process of inflammation, which we are going to discuss next. Some salient features of inflammation are it's a protective response, as I have told you in the previous slide. Protective response, या बॉडी को बेसिकली बचा रहा है नुकसान से, लेकिन itself
it can cause damage to your body. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. ये अभी हम पढ़ेंगे कि कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, एंड ऑल दैट. वैस्कुलर एंड सेलुलर रिएक्शंस, इसमें बहुत सारे हो रहे होते हैं. एक्यूट एंड क्रॉनिक, ये दो तरह का की रिएक्शन हो सकते हैं. टर्मिनेटेड व्हेन ऑफेंडिंग एजेंट इज एलिमिनेटेड, और ये ख़त्म हो जाती है. इन्फ्लेमेशन कैन एंड टर्मिनेटेड जब आपका जो भी ऑफेंडिंग एजेंट था, यानी बेसिकली जो चीज़ इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही थी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन बिला वजह तो नहीं होती. देयर इज समथिंग विच इज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, सम माइक्रोब, सम फॉरेन इन्वेडर्स, जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो ये खुद ख़त्म हो जाएगा जब आपका जो फॉरेन इन्वेडर जिससे बॉडी आपको बचाना चाह रही है वो भी निकाल दिया जाएगा बॉडी से. क्लोजली इंटरवाइंड विद प्रोसेस ऑफ रिपेयर, और मोस्टली जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है तो वहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत होती है. सो ये रिपेयर भी इसीलिए हम इसके साथ पढ़ने वाले हैं कि फिर रिपेयर का प्रोसेस कैसे होता है. एंड इन्फ्लेमेशन में भी हार्मफुल, ये भी मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन जो है वो आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है. खुद ही ये प्रोसेस आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग योर बॉडी इट कैन ऑल्सो हार्म द बॉडी. वो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे आगे. कंट्रीब्यूशन टू अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनमें वो डिजीज तो इटसेल्फ इतना आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो जाता है दैट इज मोर डैमेजिंग टू द बॉडी. So steps of inflammatory response can be summarized in 5 R's, like recognition of injurious agent, recruitment of leukocytes, removal of the agent, regulation of the response and repair. ये जो 5 R हैं ये आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन का स्टेप स्टार्ट कहाँ से होता है. दैट एनी काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेडर इन्वेड करते हैं बॉडी में, तो उनको रिकग्नाइज करती है हमारी बॉडी. सबसे पहले तो उनको रिकग्निशन होगी उस इंजरियस एजेंट की जो भी इंजरी कॉज करने बॉडी में एंटर हुआ है. उन माइक्रोब्स की रिकग्निशन के लिए हमारी बॉडी के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं. द सेल्स आर द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, लाइक डेंड्रिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स वगैरह. सो दे रिकग्नाइज द इंजरियस एजेंट. देन जब रिकग्निशन हो गई है तो फिर रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है कि ल्यूकोसाइट्स, यानी कि हमारी बॉडी की जो आर्मी है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, दे गोइंग टू स्टार्ट एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन. मतलब जिस जगह पर इन्फेक्शन हुआ है या जिस जगह पर वो एजेंट मौजूद है उस जगह पर जाना, रिक्रूटमेंट इज दैट, कि वहाँ पर ल्यूकोसाइट्स जाना स्टार्ट हो जाते हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज मीडिएटेड बाय मैनी काइंड ऑफ फैक्टर्स और केमिकल मीडिएटर्स. जब ल्यूकोसाइट्स फिर पहुंच जाते हैं उस जगह पर, फिर उस एजेंट को, उस इंजरियस एजेंट को निकालने के बेसिकली स्टार्ट होता है काम. सो रिमूवल ऑफ द एजेंट मोस्टली अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, एंड द एक्टिवली इन्वॉल्व्ड सेल्स आर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर साइट्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, जिन्हें हम कहते हैं, and macrophages. So they phagocytose the agent and try to eliminate it from the body. In meanwhile, ये सारे process को regulate किया जा रहा होता है. There are many chemical mediators, many factors, many plasma proteins, many cells are involved in the whole process. तो ये तो आपको एक summary से बता रही हूँ. अभी हम जब डिटेल से इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे factors और कितने सारे chemical mediators जो हैं वो involve हैं, और वो आपको याद, उनके जो भी मोड ऑफ एक्शन होंगे वो सब आपने उसको गो थ्रू करना होगा. और जब ये सब हो जाता है, रिमूवल ऑफ एजेंट हो गया, प्रोसेस पूरा प्रॉपरली हो जाता है इन्फ्लेमेशन का, फिर रिपेयर स्टार्ट हो जाती है कि जब, या आप उसको रेजोल्यूशन कह सकते हैं, कि सारे फैक्टर्स वापस चले जाते हैं, वो एरिया जो पूरी तरह क्लियर होता है और वो दोबारा से सारा साइट जो है वो रिपेयर हो जाती है. Cardinal signs of inflammation. So these signs are basically the external manifestation of inflammation, that आपकी बॉडी पे एक्सटर्नली किस तरह से इन्फ्लेमेशन नजर आती है. तो 5 साइंस हैं उसमें.
कैलर जिसका मतलब होता है हीट। दीज आर पैथोलॉजिकल टर्म्स और फिर उनका जनरल मीनिंग भी साथ में लिखा हुआ है कि जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो जगह वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। रूबर रेडनेस वहाँ पर नज़र आती है। ट्यूमर मीन स्वेलिंग के उस एरिया स्वेल हो जाएगा। एंड डॉलर पेन ऑब्वियसली होती है इन्फ्लेमेशन में। एंड फंक्शनलिसा कि वहाँ का जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं उनका फंक्शन भी लॉस हो सकता है। सो दीज आर सम मेजर कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि आपसे MCQs वगैरह पूछ सकते हैं कि कैलर का क्या मतलब है या रूबर क्या होता है या विच वन इज़ द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये पहले 4 जो टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स, ये एक इंसाइक्लोपीडियस थे इन्होंने सेल्सस, जिनकी बुक थी डी मेडिसिना, उसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन किए थे। एंड द 5th टर्म वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो, जो कि जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी भी कंसिडर किया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है दैट हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करें तो देयर आर बेसिकली 2 मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, acute inflammation and chronic inflammation. So as the term acute suggests that this type of inflammation is of shorter duration. ये कम टाइम के लिए होती है, यानी कि कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक ये रह सकती है इसका ड्यूरेशन, और ये हो भी जल्दी जाती है इन्फ्लेमेशन। इसका ऑनसेट इज़ वेरी रैपिड। एक्सुडेशन होती है इसमें, मेन द प्रोटीन कंटेंट और फ्लूइड जो है वो बाहर निकल आता है हमारी वेसल्स से, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेशन हो जाती है, आपकी बॉडी के जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो उस जगह पर बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। तो 2 टाइप्स हैं इन्फ्लेमेशन की जिनके आपस में कुछ डिफरेंसेस हैं, जो हम डिटेल से जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है, यानी सालों तक, महीनों तक जो है ये मौजूद रह सकती है। एंड इसके जो एक्टिव सेल्स हैं जो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, दीज आर लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। और इस इन्फ्लेमेशन में हमें फाइब्रोसिस भी नज़र आती है। Some main differences in these 2 types of inflammations are their onset. एक्यूट का ऑनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, मिनट्स में, यानी कि बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन ये हो जाती है, मिनट्स में, घंटों में। जबकि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है दैट टेक्स टाइम टू अकर, के वो होने में भी कुछ दिन लग जाते हैं। सेलुलर इन्फिल्ट्रेट कैसा होता है? मेनली एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि क्रॉनिक में मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स हैं। टिश्यू इंजरी या फाइब्रोसिस जो है वो किस हद तक होती है एक्यूट में, क्योंकि ये कम अरसे के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है, ये मोस्टली इतनी ज़्यादा टिश्यू इंजरी नहीं होती, माइल्ड ही होता है और सेल्फ लिमिटेड, मतलब जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन हुई है वो उसी तक महदूद रहती है। जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में अक्सर टिश्यू इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और प्रोग्रेसिव, यानी कि वो सिर्फ उस पार्ट में जिधर इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ नहीं रहता, वो बाकी के सराउंडिंग टिश्यूज और सराउंडिंग पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। लोकल एंड सिस्टमिक साइंस जो हैं वो इसमें प्रोमिनेंट, एक्यूट में आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगे कि उस जगह पर वही जो हमने कुछ साइंस की भी बात की, बहुत क्लियर कट आपको इन्फ्लेमेशन नज़र आती है। जबकि ये जो है इसके साइंस इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते, बिकॉज इट्स लाइक ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है और बहुत स्लो होता है और ज़्यादा डैमेजिंग होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। This is the diagrammatic representation of some acute and chronic inflammatory responses and the cells involved. हर सेल के रोल की बात जो है वो हमने आगे भी करनी है, बट इस डायग्राम में आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली कि कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं और क्या हो रहा है। ये आपकी ब्लड वेसल दिखाई गई है, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। तो इस वेसल में या आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मीन न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका काम है कि ये एलिमिनेशन करते हैं माइक्रोब्स की, डेड टिश्यूज की, थ्रू फेगोसाइटोसिस। Some plasma proteins also play a very important role. They are the mediators of inflammation. Microbes को निकालने में, फिर clotting factors और सारा जो रिपेयर का प्रोसेस आता है उसकी में भी इन्वॉल्व होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स, ये भी सारा रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। देन
लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स जो आपका प्रोड्यूस करना है एट दिस साइट. मोनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस, और ये भी फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं. बहुत सारे मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स लाइक साइटोकाइंस, उनका ये सोर्स हैं, ये हम पढ़ेंगे. जैसे मास्ट सेल्स में भी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, हिस्टामिन और दूसरे किस्म के. तो इसके अलावा हमारी जो एंडोथीलियम होती है ब्लड वेसल की, वो भी बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज करती है, which we will discuss later in the chapter. What could be the outcomes of acute inflammation? कि inflammation जो है, acute inflammation, वो आगे further उसके results क्या हो सकते हैं? तो elimination of noxious stimulus, एक तो inflammation का outcome आपके पास ये होगा कि जो भी stimulus था, injurious stimulus था, उसको आप body से eliminate कर दिया. Then decline of the reaction, जो रिएक्शन हुआ है इन्फ्लेमेशन का, जब उस स्टिमुलस को निकाल दिया है तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा और रिपेयर हो जाएगा. डैमेज, जो भी डैमेज हुआ था टिश्यू को, तो वो सब ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर ये तीनों काम नहीं होते और परसिस्टेंट इंजरी रहती है, मीन माइक्रोब वहाँ से एलिमिनेट नहीं हुआ और इंजरी इज स्टिल देयर, उसकी वजह से फिर chronic inflammation हो सकती है. So sometime acute inflammation can be converted into the chronic inflammation. These are some possible outcomes for acute inflammation.